भाजपा सरकार जो है 2014 में उसने निर्धारित कर दिया था जितनी सीटें उतनी उससे ज्यादा लाई। 2017 में उन्होंने निर्धारित कर दिया, 2019 में उन्होंने निर्धारित किया इतनी सीटें हमारी आ रही आई। 2022 में उन्होंने निर्धारित किया उतनी सीटें आई। वो जितना निर्धारित कर रहे हैं उतना ही क्यों आ रहा है? चुनाव आयोग उनका खुद कठपुतली बन के रहा। भाई मेरे बार में जब वोटों की गिनती हो रही थी, मैं वहाँ एजेंट था, हमने कहा ये मशीन से लेकिन पेपर टेल जो कट के गिरा है उसकी गिनती कब होगी? बराबर मिलाना चाहिए। अगर गिनती इसकी और पेपर टेल की बराबर हो तब तो निष्पक्ष है। की गिनती हो ही नहीं रही, दिखा दिया। अच्छा, दूसरी चीज बनारस में जो पैसे पकड़े गए उनको पुनर्मतदान क्यों नहीं हुआ? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वोट हमारा, राज तुम्हारा। और आप देख रहे हंगामा इस समय हम लोग केसर बाग में, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा एक धरना प्रदर्शन करा जा रहा है अपनी मांगों को लेकर। किन मांगों को लेकर के वो आज यहाँ से पद यात्रा निकाल रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर के वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आइए चलते उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विद्या शंकर वर्मा, जिला संयोजक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। अच्छा, तो ये बताइए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लेकर के आप लोगों ने जो इकट्ठे हुए हैं तो किन मांगों को लेकर के आप यहाँ से जा रहे हैं? ऐसा है, हमारा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है उसने ये महसूस किया कि हमारे समाज को कुछ बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिनका सीधा कुप्रभाव हमारे समाज पे पड़ता है। तो उसके संबंध में हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने 10 मांगे रखा है। 10 मुद्दे हैं जो सामाजिक रूप से हैं। इसमें पहला मुद्दा है केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न करने के विरोध में, और दूसरा मुद्दा है ईवीएम घोटाले के विरोध में। अच्छा, तो आपको लगता है ईवीएम घोटाला हुआ जिसमें निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। और जो ये जनादेश आया है 2022 में, इसको हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये संवैधानिक जनादेश नहीं है। अच्छा, यानी कि आपको लगता है जो चुनाव हुए निष्पक्ष नहीं हुए हैं, इनमें घोटाला हुआ? बिल्कुल घोटाला हुआ है इसमें। और क्या मुद्दों को लेकर के आप अपने पद यात्रा निकाल रहे हैं? जी, तीसरा हमारा मुद्दा है निजी क्षेत्रों में SC ST OBC को आरक्षण लागू किया जाए। चौथा मुद्दा है MSP की गारंटी बनाकर किसानों को दिया जाए जिससे उनको भी लाभ हो। पांचवा मुद्दा है NRC NPR CAA के विरोध में। छठा मुद्दा है पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किया जाए। सातवां मुद्दा है मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण में सेपरेट इलेक्टोरेट लागू किया जाए। आठवां मुद्दा है विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर एवं जानवरों के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन से विस्थापित करने के विरोध में। नवा मुद्दा है लॉकडाउन में चुपके से मजदूरों के खिलाफ बनाए गए श्रम कानूनों के विरोध में। 10वां मुद्दा है जबरदस्ती दबाव बनाकर वैक्सीनेशन करने के विरोध में। अगर इन मुद्दों पे कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? तो हम इसके लिए जन आंदोलन करेंगे, पूरे देश में जन आंदोलन करेंगे, जबकि हमारा पहले से ही ये पूर्व निर्धारित प्रोग्राम है। हम इन मांगों को लेकर के पूरे देश में 22 मार्च 2022, 18 अप्रैल 2022 और 25 मई 2022 3 चरणों में अपना आंदोलन करके 25 मई को हम पूरे भारत को बंद करेंगे। अभी तो योगी आदित्यनाथ जी शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री को लेकर के, तो अगर वो एक बार मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर लेते तो फिर कहां से चुनाव दोबारा से गिनती होगी? इसीलिए तो हम पहले अपनी मांगों को दे रहे हैं कि हमारी मांगों पर विचार किया जाए और जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है इसको रोका जाए, चुनाव आयोग इस पर ध्यान दे। आप क्या कहना चाहेंगे सर जी? कहाँ से हैं आप? जी, मैं लखनऊ से हूँ। मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो आज पहले चरण का धरना प्रदर्शन रहा, मैं उसके समर्थन में हूँ। तो जैसे आपके अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि ईवीएम जो घोटाला हुआ है उसको निष्पक्ष फिर से जांच करी जाए। अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो आप लोगों के आगे की क्या रणनीति? हमारे अभी रणनीति बताएंगे कि अभी 25 मई को हम लोग भारत बंद करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग बड़े पैमाने पे पूरे देश भर में जन आंदोलन करेंगे। अगर आप लोगों ने ये प्रक्रिया बनाई, अगर धारा 144 लागू हो गई, कुछ और भी हो गया तो फिर क्या करेंगे आगे?
देखिए, तो धारा 144 विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता है, लेकिन इनका धारा 144 तो लगभग हमेशा बना हुआ है। क्योंकि पिछले 5 सालों से भी यही चला आ रहा था। हाँ, चला आ रहा है, लेकिन अब ये ज़बरदस्ती वाला मामला चल रहा है कि जो अपनी आवाज़ दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि चुनाव जो हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, क्या हुआ है? जी, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हुए, इसलिए हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 18 अप्रैल को हम लोग रैली प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम 25 मई को भारत बंद करेंगे। ये कहाँ से लोग आपके लोगों में इकट्ठा होंगे? हम लोग लखनऊ जिले से हैं। सारे लोग, हर जिले में हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। यानी कि 75 पूरे जिलों में से आप लोगों की तैयारी है? जी हाँ, मैं जयबंधु हूँ और मलिहाबाद विधानसभा से प्रत्याशी हूँ, बहुजन मुक्ति पार्टी से। और यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अध्यक्ष जी के द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं हम उन पर काम करेंगे और लोगों के बीच में जा कर के ये सारी जानकारी देंगे। इसके साथ साथ में आज ये जो धरना चल रहा है ये 562 जिलों में एक साथ चल रहा है, 31 राज्यों में, तो ये रुकने वाला नहीं है, ये बढ़ता ही जाने वाला है और यहीं पर मैं अपनी बात को रोकता हूँ। प्रार्थना पत्र आप किसको सौंपने जा रहे हैं? हम डीएम साहब को कलेक्ट्रेट में देंगे जाके। देने जा रहे हैं जी। तो यहाँ पे आज के धरना प्रदर्शन में कितने लोग हैं और कहाँ से लोग आएंगे? ये हमारे पूरे जनपद से आए हुए लोग हैं और कई संगठनों से आए हुए लोग हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की मांग है, जो भी चुनाव हुए हैं वो निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, मेरा नाम संजय रावत है और मैं बहुजन मुक्ति पार्टी से लोकसभा प्रभारी मोहनलालगंज से हूँ और मेरा पूरा जोरदार समर्थन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को इन मुद्दों पर। और मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ कि मैं 29 जनवरी 2020 को भारत बंद करके अपना प्रदर्शन दिखा चुके हैं, जिसमें लाखों की संख्या में लोग जेल भी गए। अगर ऐसा नहीं हुआ, इन मुद्दों को नहीं माना गया तो हम फिर से 25 मई को भारत बंद करके और एक बार फिर से दिखाएंगे सरकार को कि हम लोग जो है संख्या बल में भी ज़्यादा हैं। और दूसरी चीज़ है कि हमारे मुद्दों को मानने के लिए आपको हम संवैधानिक रूप से अपनी बात को रखते हैं, हम लोग कोई उपद्रव या असंवैधानिक तरीका नहीं अपना रहे हैं। तो यही मेरा कहना है कि ये जो मुद्दे हैं इन मुद्दों को संवैधानिक तरीके से सरकार को मानना चाहिए। और जो ये ईवीएम का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों को कोई कुर्बानी अगर देनी पड़ी तो हम देने को तैयार हैं। ईवीएम घोटाला है तो विपक्ष वाले क्यों चुप बैठे? सपा क्यों चुप बैठा है? बहुजन क्यों चुप बैठा? कांग्रेस क्यों चुप बैठी? अन्य छोटी पार्टियां क्यों चुप बैठी? देखिए, विपक्ष में मैम अगर उनकी मजबूरियां हैं, उन लोगों ने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं सत्ता में रहने के बाद, आज वो हार ऐसा खा लिया है क्या? देखिए, बहुत सारे घोटाले भी हो सकते हैं क्योंकि हमारे देश में भड़वा दलालों की कमी नहीं है। हमारे बहुजन समाज को लूटने वाले और उनके नाम पर वोट वसूली करने वाले ये सब बहुत सारे नेता हैं। ये बहुजन मुक्ति पार्टी ऐसी राजनीतिक पार्टी है, ये निष्पक्ष चुनाव मांगती है। अखिलेश यादव ने भी मांग उठाई थी लेकिन उसके बाद वो भी चुप बैठ गए। तो अगर उनको लगता है, अगर विपक्ष को लगता है कि ईवीएम घोटाला हुआ है, आप लोग जैसे एक मोर्चा लेकर के चल रहे हो, लेकिन आप लोग विपक्ष से तो थोड़ा कमजोर हो, ठीक? विपक्ष में हजारों लाखों की तादाद में, आपके पास भी है तादाद में, लेकिन जो संवैधानिक वो लोग अपना मांग क्यों नहीं उठा रहे? 2017 में 11 मार्च को जब बहुजन समाज पार्टी मायावती मुख्यमंत्री पद से हारी थी तो उन्होंने ऐलान किया था उसी दिन, जिस दिन वोटिंग की गिनती हो रही थी, उन्होंने कहा था कि हर महीने की 11 तारीख को हर महीने की 11 तारीख को हम ईवीएम का विरोध करेंगे। एक बार किया और दूसरी बार बोलती बंद हो गई, चुप हो गई, आज तक नहीं बोली। अखिलेश ने वोटिंग होने से पहले उनको भी लगा कि हम ऐसा करेंगे, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन हार भी गए, फिर भी शांत बैठे हुए, आज तक नहीं चुप बोले। इसका मतलब पीछे का 403 सीटों में से एक सीट, हाँ, बसपा की 403 सीटों में से मात्र एक सीट निकली, फिर भी चुप बैठी हैं। तो इसका मतलब पीछे कुछ न कुछ षड्यंत्र है इन लोगों के पीछे। और इन लोगों की क्या मानसिकता है इसको तो हम लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जरूर कुछ न कुछ बहुजन समाज के साथ ये लोग धोखा कर रहे हैं, बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। बहुजन समाज के साथ नहीं, पूरे समाज के साथ। यस, पूरे समाज के साथ धोखा हो रहा है, इस बात से हम सहमत हैं। लेकिन ईवीएम का जो मेन मुद्दा है, इस पे इन लोगों को बोलना चाहिए और रोडों पे उतरना चाहिए, जैसा अखिलेश जी ने कहा भी। लेकिन आज वो लोग शांत हैं, लेकिन हम लोग
अपनी आवाज़ को दबने नहीं देंगे। हम लोग रोडों पे उतरेंगे और जैसा कि 29 जनवरी 2020 को एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन करके दिखाया था और फिर 25 मई को आने वाले समय हम लोग ऐसा करके दिखाएंगे। मेरा नाम CL गौतम एडवोकेट है और हम लोग आज जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के तत्वाधान में हम लोग जो है इस कार्यक्रम को लेकर के आए हुए हैं और इसमें जो है हमारा संघर्ष आज नहीं है, ये तो संघर्ष बहुत काफ़ी लंबे समय चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। हाँ, और ये 8 अगस्त 2013 का सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर है कि जो हमारा जो EVM मशीन है इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो रहा है, ये तो सबको पता है। और जहाँ तक जो हमारे अधिवक्ता बंधु भी इसमें बहुत काफ़ी भागीदारी भी कर रहे हैं, हम लोग आंदोलन को बढ़ा भी रहे हैं। लेकिन ये चूँकि हमारा जो समाज है वो थोड़ा बहुत साधन संसाधन भी है, लेकिन आंदोलन बहुत तेज़ी गति से बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारी भीड़ धीरे धीरे आ ही रही है। हम बहुत तेज़ी से कारनामदे सरकार को मात देंगे इस बात को लेकर के और संवैधानिक तरीके से मात देंगे। बस इतनी ही बात। सरकार को क्या मात देंगे? जब सरकार शपथ ग्रहण कर लेगी तो क्या? देखिए, वो सरकार शपथ ग्रहण करेगी वो तो उनका अपना इशू है, हमारा इशू लड़ाई करना है। जो संवैधानिक अधिकार है, जो हमें संविधान ने अधिकार दिया, उस बात को नहीं कहेंगे क्या? सरकार तो आती रहेगी इस देश। आप लोग अरे EVM घोटाला हुआ है तो विपक्ष क्यों? हम नहीं कह रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। भाई तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त 2013 को आर्डर तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है, जब चाहे तो आर्डर हम दे सकते हैं। भाई हम थोड़े कह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट काट रहे हैं उसी का इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे कि क्या नाम जो BP-पैड में गिनती कराई तो वो भी नहीं कराई जाती है, उसका मिलान भी नहीं हो रहा है। बहुत सारी कमियां खामियां हैं जिनको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपके चैनल से बहुजन समाज के अंतर्गत जो भी पार्टियां राजनीतिक दल चल रहे हैं और विशेषकर सपा और बसपा जो मूक साधे हुए बैठे हैं, मैं उनसे सभी से ये आह्वान करना चाह रहा हूँ कि हमारे इस आंदोलन को वो मजबूती प्रदान करें, मेरा साथ दें। अगर वो अगुवाई नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मेरे पीछे तो चलें। क्योंकि 22 के चुनाव शुरू हुए थे, सपा भी बहुत जोश में थी, बहुजन पार्टी बहुत जोश में थी। रिजल्ट आने के बाद में लोगों ने बोला EVM घोटाला हुआ, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं आई, ना ही कोई विरोध प्रदर्शन। ये उनकी कोई विशेष मजबूरी होगी, इसके बाबत में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जरूर कोई आप लोगों की पूरी तैयारी है EVM के लिए विरोध करने की? जी बिल्कुल, पूरे भारत में, पूरे देश में। मेरा नाम सत्यप्रकाश यादव है, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी से मंडल अध्यक्ष हूँ। और हम लोगों की लड़ाई जो ये आज की नहीं है, चुनाव के पहले से हम लोग लड़ रहे थे और हमारे संगठन द्वारा मुकदमा भी किया गया है। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो VV-पैड लगा है, ये कहीं ना कहीं हमारे मुकदमा में हम लोग जब जीते हैं तब ये VV-पैड लगा है। इस पे 100% जो VV-पैड की गिनती का मामला भी हमारा इसमें शामिल है। जो 50% की बात हो रही है और 50% भी नहीं गिनती हो रही है, वो भी एक मामला हमारा इसमें है। और पूरे जोर शोर से, जो आपने भी कहा कि अन्य दल जो है चुप साधे बैठे हैं, तो उनकी मजबूरी है। हम किसी से मजबूर नहीं हैं, किसी से झुकने वाले नहीं हैं, कहीं से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोगों को जेल जाना पड़ेगा तो जेल भी जाएंगे। मतलब हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि EVM का मामला हल नहीं होता है। EVM और आपका जो चुनाव आयोग है, ये दो लोग लोकतंत्र को ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। एकदम ये सरकार के गुलाम हो चुके हैं। यूँ कह लीजिए कि TN सेशन के ज़माने में लगा कि चुनाव आयोग भी कोई चीज़ होती है, उसके बाद से चुनाव आयोग जो है सरकारों की कठपुतली बन गया है, जबकि सरकार के अधीन चुनाव आयोग नहीं होता है। वर्तमान में आपने देखा सभी लोग, हर पार्टी अपनी अपनी दावा ठोक रही थी और रिजल्ट मतलब एकदम अविश्वसनीय रिजल्ट हुआ। यानी कि जो तय था वही हुआ। भाजपा के लोग, मैं खुला कर रहा हूँ, भाजपा के लोग पहले से बता रहे थे कि हम सरकार बना रहे हैं, हम इतने वोटों से जीत रहे हैं। तो EVM से जो छेड़छाड़ हो रही है, आपने देखा माननीय अखिलेश जी की पार्टी के द्वारा लोगों ने उसको पकड़ा भी था, उनके लोगों ने बनारस में पकड़ा गया। जी बनारस में पकड़ा गया था, गाड़ी पूरी पकड़ी गई थी। तो बनारस ही तक नहीं था, अन्य जगहों पर कहा जाता ना कि चोर जहाँ पकड़ा जाता वहीं का शो होता है। बाकी हर जगह ऐसी चीज़ें हुई हैं। हमारे लोग, बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग हमारे चुनाव लड़े थे, उनके परिवार का 20-20 वोट था, 20 वोट में 3 वोट मिले हैं। बूथ संख्या, मशीन संख्या के साथ हम लोग पूरा रिकॉर्ड रखे हुए हैं और उसमें भी हम लोग केस करने जा रहे हैं। तो सरकार अपने जगह पे जो कर रही है। हम लोग आंदोलन में उतरे हैं और लास्ट तक, जब तक विजय हासिल नहीं हो जाएगा, जब तक इनको नस्से नाबूद नहीं कर देंगे, हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। भाजपा सरकार जो है 2014 में उसने निर्धारित कर दिया था जितनी सीटें उतनी उससे ज़्यादा लाई। 2017 में उन्होंने निर्धारित कर दिया इतनी सीट हम ला रहे हैं, वो लाई। 2019 में उन्होंने निर्धारित किया इतनी सीटें हमारी आ रही हैं, आई।
2022 में उन्होंने निर्धारित किया उतनी सीटें आई। क्या खेल चल रहा है ये? वो जितना निर्धारित कर रहे हैं उतना ही क्यों आ रहा है? यानी कि चुनाव के वो भगवान बन गए, जो बोल रहे हैं वही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आयोग उनका खुद कठपुतली बन के रह गया है। तो कितनी मांगों को लेकर के अभी आप अंदर जा रहे हैं? जी हमारी 10 मांगे हैं। आना चाह रहे हैं। रामाबाई अम्बेडकर पार्क में जब वोटों की गिनती हो रही थी, मैं वहाँ एजेंट था। हमने कहा ये मशीन से दिखा दिए जाते इतने वोट पड़े हैं, लेकिन पेपर ट्रेल जो कट के गिरा है उसकी गिनती कब होगी? बराबर मिलाना चाहिए। अगर गिनती इसकी और पेपर ट्रेल की बराबर हो तब तो निष्पक्ष है, वोट निष्पक्ष पड़े। उसकी गिनती हो ही नहीं रही, दिखा दिया। अच्छा, दूसरी चीज़, बनारस में जो पक्षी पकड़े गए उनको पुनर्मतदान क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए ना। उन लोगों ने वोट डाला, उनकी वोटें पुनर्मतदान होना चाहिए। जो पकड़े गए उनको कूड़ा भाव ढकेल दिया, क्या किया? वहाँ पुनर्मतदान क्यों नहीं हुआ? और पेपर ट्रेल इसकी गिनती क्यों नहीं हुई? मशीन जो वहाँ थी उसकी यहाँ जो एजेंट थे बराबर सामने क्यों नहीं मिलाई गई? हमने ऐसी बात उठाई तो सपा और भाजपा और उन्होंने कहा तुमको परिणाम देखो, आगे का कोई अधिकार नहीं। बात सुनो, कम से कम दोनों की गिनती तो करो। ये संविधान, ये चुनाव आयोग क्या कर रहा है? जिस तरीके से आपने देखा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जमीन पे उतरा है ईवीएम मशीन के विरोध को लेकर के, यहाँ पे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। 10 सूत्री मांगों को लेकर को डीएम कार्यालय जा रहे अपना ज्ञापन सौंपने के लिए। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ जिस तरीके से हम लोग केसरबाग चौराहे पे, हमारे पीछे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने एक धरना प्रदर्शन किया ईवीएम मशीन के विरोध में लेकर के, और 10 सूत्री मांगों को लेकर के डीएम कार्यालय जा रहे ज्ञापन सौंपने के लिए। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद।